नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कि आयुर्वेद में सर्जरी पर ऐतराज क्यों, इसमें आपका स्वागत है। आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले डॉक्टर्स अब जनरल सर्जरी कर सकेंगे। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ईएनटी, दांतों से जुड़ी सर्जरी सहित कुल 58 तरह की सर्जरी शामिल है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस फैसले से सरकार का मकसद देश में सर्जन की कमी को पूरा करना और दूर दराज के इलाकों में अच्छा इलाज मुहैया कराना है। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। आखिरकार सरकार के इस फैसले से आईएमए को दिक्कत क्या है? सवाल उठता है कि सरकार के इस फैसले से आईएमए ने जो ऐतराज किया है, क्या उसमें दम है? क्या यह ऐतराज ठीक है? क्या आयुर्वेदिक संस्थान छात्रों को सर्जरी के लायक जरूरी इंफ्रा मुहैया करा पाएंगे? कहीं सरकार के इस फैसले से झोला छाप डॉक्टरों को तो बढ़ावा नहीं मिलेगा और आयुर्वेद में सर्जरी खास पद्धति पर होगी या मॉडर्न मेडिसिन पर ही? ये बहुत सारे सवाल हैं जो सब लोग जानना चाहते हैं कि अगर आयुर्वेद में भी अब सर्जरी होगी तो क्या वो सर्जरी उतनी ही अच्छी होगी जो अभी हो रही है? क्या उसको लेकर कोई शक है, कोई आशंका है? ये तमाम तरह के सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस खास चर्चा में। लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। आयुर्वेदिक सर्जरी पर ठनी रार। आयुर्वेद में ऑपरेशन पर हंगामा क्यों? फिर लौटेगा शल्य चिकित्सा का दौर। आयुर्वेदिक ऑपरेशन पर टेंशन कैसी? जी हां, भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद बनाम आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर बहस इन दिनों तेज हो गई है। वजह है केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला। दरअसल मोदी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के तौर पर आयुर्वेद को लगातार बढ़ावा दे रही है। आयुर्वेद के महत्व को समझते हुए अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक आयुर्वेद के डॉक्टर्स अब जनरल सर्जरी भी कर सकेंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स को शल्य तंत्र यानी जनरल सर्जरी और शलाक्य तंत्र यानी आंख, नाक, कान और गले की सर्जरी सिखाई जाएगी। वो दांतों की सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी कर सकेंगे। सरकार ने इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल रेगुलेशन 2016 में संशोधन किया है, जिसका मकसद पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सर्जरी की फॉर्मल ट्रेनिंग देना है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेद के छात्र कोर्स के दौरान सर्जरी की पढ़ाई तो करते थे, लेकिन उनके सर्जरी के अधिकारों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी कर सकेंगे। सरकार के फैसले पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन यानी सीसीआईएम ने अपनी बात रखी है। सीसीआईएम का कहना है कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स पिछले 25 सालों से आयुर्वेद संस्थानों और अस्पतालों में सर्जरी कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन सिर्फ इसकी वैधानिकता के सवालों को स्पष्ट करने के लिए है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से देश में कुशल सर्जनों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। गांवों और दूर दराज के इलाकों के मरीजों को उनके आसपास ही उचित इलाज मिल सकेगा। उन्हें बार बार शहर की तरफ नहीं भागना होगा, जिससे शहरों के अस्पतालों पर भी बोझ कम होने में मदद मिलेगी। लेकिन कुछ संस्थान सरकार के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया सरकार के फैसले से खुश नहीं है। आईएमए ने सीसीआईएम के फैसले को एक तरफा बताते हुए आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी के लिए अयोग्य बताया है। आईएमए ने आयुर्वेद के डॉक्टरों को मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से इलाज या सर्जरी से दूर रहने और आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर्स को प्राचीन ज्ञान के आधार पर सर्जरी का तरीका खोजने को कहा है। आईएमए ने सवाल उठाते हुए ये भी कहा है कि इस फैसले के बाद नीट जैसी परीक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसी तरह एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया ने जनरल सर्जरी को आधुनिक मेडिकल साइंस का हिस्सा बताया और इसे आयुर्वेद के साथ मुख्य धारा में लाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने आयुर्वेद के पीजी सिलेबस में
सर्जरी की ट्रेनिंग मॉड्यूल के जरिए डॉक्टरों को एमएस की डिग्री देना मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने जैसा बता दिया। विरोध बढ़ता देख आयुष मंत्रालय ने साफ किया कि नियम दरअसल 2016 का है और 58 स्पेशल सर्जन डॉक्टर्स को ही ऑपरेशन करने की अनुमति होगी। बाकी कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता। असल में फैसला आने के बाद से ही ये माना जाने लगा कि कोई भी आयुर्वेदिक और मान्यता प्राप्त डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है। बहरहाल देखना होगा कि विरोध के बाद सरकार आगे क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा और जिसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, एमडी आयुर्वेद सर गंगाराम अस्पताल के, और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर वीके मोंगा, चेयरमैन आईएमए हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर वीके मोंगा साहब आपसे ये होगा कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर आईएमए को इतनी बड़ी आपत्ति क्यों है? आयुर्वेद के डॉक्टर अगर पूरी ट्रेनिंग के बाद अगर उनको सर्जरी की इजाजत दी जाती है तो इस पर आईएमए को आपत्ति क्या है? अगर आईएमए को भरोसा नहीं है कि वो सर्जरी ठीक से नहीं कर पाएंगे तो क्या फिर पूरा आयुर्वेद के विज्ञान को, साइंस को आईएमए खारिज कर रहा है क्या? जहाँ साहब, एक तो आप ये मान के चलिए कि एक आज की तारीख में एक सर्जन को या आई सर्जन को बनने के लिए पहले तो उसको नीट का एग्जाम देना होगा, 5.5 साल की एमबीबीएस करनी होगी, फिर उसके बाद 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी जिसमें वो केवल उसी सर्जरी की बात करेगा। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, आप आज की तारीख में आई के अंदर इतनी डाइवर्स फील्ड्स हैं, कितना कुछ करने को है, तो उसके लिए फिर दोबारा से 2 साल का 3 साल का वो करना होगा। करीब आप समझिए कि 10 से 12 साल का पूरा करिकुलम है और डिफाइंड करिकुलम है। और उसके बावजूद आप देखिए कि दूसरी तरफ आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जिन्होंने केवल थ्योरी पढ़ी आज तक और उनके पास कोई पैराफिनेलिया नहीं है, यानी कि उन डॉक्टरों को सर्जरी के बारे में हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं पढ़ाई की हो, लेकिन सघन अभियान के अंदर, सघन पढ़ाई के अंदर और उसके अंदर पूरा का पूरा हैंड्स ऑन सर्जरी करके आप देखिए कि पहला साल से ही एमबीबीएस के आप कैडेवर्स के ऊपर उनकी डिसेक्शन ऑन द बॉडी करते हैं और उससे आपको नॉलेज मिलती है। उसके बाद आप पूरी की पूरी केमिकल प्रोसेसेस को देखते हैं, बॉडी के हर अंग की चीज़ों को देखते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक शल्य व्यक्ति या शालक्य व्यक्ति ग्लोकोमा का ऑपरेशन कर सकता है, टॉन्सिलेक्टमी का ऑपरेशन कर सकता है, या ओरोडेंटिस्ट्री के अंदर या आईयूएल डाल सकता है, और उसके बाद मैंने देखा कि उनको प्लास्टिक सर्जरी तक की परमिशन मिल रही है और उनको ट्यूमर रिमूवल की मिल रही है, गैंग्रीन। आप ये देखिए कि आयुर्वेदा का बेसिस क्या। लेट्स कम टू द बेसिस ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का बेसिस पाथ विथ आदि जो भी है, और उनके तो बेसिस के अंदर ना तो इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपरली आती हैं कुछ, और ना ही आपके एंटीबायोटिक्स आती हैं, ना ही उनकी ट्रीटमेंट्स आती हैं। आज जब हम उनको सर्जरी के लिए अलाउ करें तो उनको एनेस्थीसिया कौन देगा? उनको ऑपरेशन से पहले एंटीबायोटिक, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक कौन देगा? पोस्ट ऑपरेटिव केयर कौन करेगा? और उसके बाद उनकी कॉम्प्लिकेशंस को देखेगा। और आज की तारीख में जब इतना जागरूक संसार है, हम अपने नागरिकों को सेकंड हैंड ट्रीटमेंट क्यों देना चाहते हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस भी हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ये सरकार का कदम जो है वो रेट्रोग्रेड स्टेप है, वो स्टेप जो है पॉजिटिव स्टेप नहीं है, जिसके अंतर्गत ये सारे के सारे सरकार इनको अलाउ कर रही है। आयुर्वेदा बहुत बड़ी साइंस है, मैं मानता हूँ। आयुर्वेदा की सबसे प्राचीनतम एंशिएंट हमारी साइंस है, उसकी अपनी इतनी जबरदस्त रेमेडीज हैं उसके अंदर। क्यों नहीं सरकार आयुर्वेदा को आयुर्वेदा के हिसाब से प्रमोट करती? सरकार क्यों नहीं पैसा खर्च करना चाहती आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए? अब तो ये होगा, कोई भी डॉक्टर BUMS BMS करेगा, ठीक है, उसके बाद सरकार उसको शल्य चिकित्सा करा देगी और ही विल बी एट पार विद ए MS सर्जन। आप ये समझिए कि हाउ कैन ही बी एट पार विद MS सर्जन
जो टॉप क्लास लोग एमबीबीएस में एडमिशन लेते ओके हैं। ओके सर। और उसके बाद आप हाँ, जो हाँ। टॉप क्लास एमबीबीएस में नहीं ले पाएंगे वो उसमें ले लेंगे, कहेंगे ठीक है जी 5 साल बाद हम उनके बराबर हो जाएंगे। तो व्हाट इज द फन ऑफ, लोग क्यों करेंगे एमबीबीएस? नहीं और उसके बाद नहीं, इस पे मैं आऊंगा उनसे सर। ऑपरेशन ये क्यों आपने आपने कराएंगे? हाँ, आपने शुरुआत में बहुत डिटेल में बताया है। जो आपने आखिर में जो बातें कही है, इसके ऊपर कुछ काउंटर क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आगे आपसे पूछूंगा। लेकिन डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, अभी आपने सुना वीके मोंगा जी को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक सर्जन के पास एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो पूरी पढ़ाई होती है सर्जरी की, वो एकदम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो 10-12 साल लग जाते हैं एक प्रॉपर सर्जन बनने में। और ऐसे में उनका ये कहना है कि ऐसे में आयुर्वेद में सर्जन को मतलब सर्जरी को एंट्री दिलाने से ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात होगी और सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट होगा। ये आप एग्री करते हैं क्या? क्या आयुर्वेद अभी इतना तैयार हुआ है क्या कि वो सर्जरी को एक्सेप्ट कर पाए और सर्जरी आयुर्वेद के जरिए हो? क्या आपका पूरा सिस्टम इतना पुख्ता है और इतना ठीक है क्या? पहले तो मैं डॉक्टर मोंगा साहब को विद रिस्पेक्ट ये कहना चाहूंगा कि उनका ज्ञान बहुत अधूरा है। आयुर्वेद जो है 1970 से इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट के आधार पे चल रहा है। उसमें 8 हमारी विधाएं हैं, 8 डिवीजन हैं, जिसमें से एक डिवीजन शल्य चिकित्सा है, एक डिवीजन शलाक्य चिकित्सा है। शल्य चिकित्सा में हमारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस में जिस तरह से एमबीबीएस होता है, देखिए डॉक्टर मोंगा ने तो बहुत लंबी बातें कर दी कि हमको भी एनाटॉमी पढ़ाया गया है, हमको भी फिजियोलॉजी पढ़ाया गया है, हमको भी फार्माकोलॉजी पढ़ाया गया है, हमको भी मेडिसिन पढ़ाया गया है। और उस तरह से हमें उसी तरह से एमबीबीएस की तरह से हमें पूरे 4.5 साल का बीएमएस कोर्स करना होता है, 1 साल का इंटर्नशिप होती है। और उस इंटर्नशिप में भी 6 महीने के लिए हम आयुर्वेदिक कॉलेज में रहते हैं। 6 महीने के लिए हमारी ड्यूटी सरकार ने मॉडर्न हॉस्पिटल में लगाई होती है। वहां पे हम सर्जरी देखते हैं, वहां पे एनेस्थीसिया देखते हैं, वहां पे शलाक्य की डिफरेंट सर्जरीज देखते हैं। और आपको बताना चाहता हूं, ये आज जो ये नोटिफिकेशन आया है, ये जस्ट इट्स ए क्लैरिफिकेशन। इट्स नॉट लाइक न्यू परमिशन गिवन टू आयुर्वेदिक स्कॉलर्स, इट्स ए क्लैरिफिकेशन। ये मैं आपको पुस्तक दिखाना चाहता हूं, अगर आपको नजर आ रही है। ये है हमारी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, ये सुश्रुत संहिता हम पढ़ते हैं। ये सुश्रुत वो आचार्य हैं जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। ये सर्जरी कहां से आई? ये सर्जरी इनकी देन है। इस आचार्य सुश्रुत जो आयुर्वेद के आचार्य थे, उनकी देन है। आज इस सुश्रुत संहिता को, ये जो फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और इसको मॉडर्न सर्जरी कह करके चोरी करके बैठ गए हैं और आयुर्वेद वालों को कहते हैं कि वो सर्जरी जानते नहीं है। अरे हमारी सर्जरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आज सुश्रुत जो है उन्होंने स्किन की 7 लेयर बताई, लेकिन आज मॉडर्न का साइंस केवल 3 लेयर की बात करता है। आप किस बात कर रहे हैं? जो सारे हमारे जो जितने इंस्ट्रूमेंट्स इस सुश्रुत संहिता में दिए गए हैं, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को बेस बना करके नए नए नाम दे करके आज भी उन्हीं के आधार पे औजार तैयार किए जा रहे हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट्स में एमएस डिग्री मिलती है, शल्य के मास्टर होते हैं, मिस पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। और डॉक्टर मोंगा बोल रहे थे कि आई सर्जरी कैसे करेंगे। आपको बताने में मुझे गर्व हो रहा है कि इंडिया के अंदर कम से कम 100 आयुर्वेदिक कॉलेज मैं जानता हूं जहां पे रोज 100 कैटरेक्ट के ऑपरेशन होते हैं, 100 ग्लूकोमा के ऑपरेशन होते हैं। हमारे अपने शलाक्य के लोग आई के ऑपरेशन कर रहे हैं और रोज थ्रोट के ऑपरेशन होते हैं। ये किस दुनिया में जी रहे हैं? हमारे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संज्ञाहरण का 3 साल का कोर्स चल रहा है। पहले तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि आईएमए को जनता की चिंता कब से होने लगी। ये जनता को द्वितीय दर्जे की सर्जरी मिलेगी, ये सरकार देखेगी। आप ये बताइए कि आप जो है न्यूज एंकर हैं और आप सर्जरी करना नहीं जानते, आप किसी की भी सर्जरी कर देंगे क्या? मैं एमडी मेडिसिन हूं, मैं काई चिकित्सक हूं, क्या मैं सर्जरी करना शुरू कर दूंगा क्या? तो हमारे यहाँ जो शल्य चिकित्सक जिन्होंने 3 साल मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री पढ़ाई की है, डिग्री ली है, वो लोग सर्जरी करेंगे। ये किस तरह का हास्यास्पद बयान है कि ये समाज के लिए अच्छा नहीं होगा, ये जनरल पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है। अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर ना हो तो हमारे जैसे पॉपुलेटेड कंट्री में कौन चिकित्सा करेगा? सो कहने का मतलब है ये शल्य चिकित्सा आज जो नोटिफिकेशन है वो इट्स ए जस्ट क्लैरिफिकेशन कि ये नहीं, ठीक बात है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अरोड़ा साहब एक नहीं वो ठीक है। नहीं, आपने बहुत अच्छे से डिफेंड किया है, लेकिन मैं एक छोटा सवाल आपसे अरोड़ा जी ये पूछना चाहता हूं कि मोंगा साहब भी ये कह रहे थे कि सिर्फ सर्जरी ही काफी नहीं है। उसका जो बाकी उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है बाकी चीजों का,
जो उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया का जो पूरा मामला होता है या फिर पोस्ट सर्जरी जो केयर होता है, फिर क्या, मैं ये जानना चाहता हूं क्या आयुर्वेद, मतलब बहुत सीधा और स्ट्रेट क्वेश्चन है कि क्या आयुर्वेद, एक सेकंड सर सुन लीजिए, मैं एक सेकंड सर सुन लीजिए, मैं सवाल पूरा कर लूं। क्या आयुर्वेद पूरी तरह से सक्षम है, इंडिपेंडेंट है कि पोस्ट सर्जरी भी प्रॉपर केयर हो जाए आयुर्वेद में, या जो सर्जरी का जो पूरा तरीका है वो आप आयुर्वेद तरीके से ही पूरी सर्जरी को कंप्लीट कर लें, उसमें आपको एलोपैथ का सहारा ना लेना पड़े? क्या आयुर्वेद पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, क्या पूरी तरह से सक्षम है और परफेक्ट है? बिल्कुल ऐसा है, हम 100% सक्षम हैं। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, ये सर्जरी जो है इसकी शुरुआत ही आयुर्वेद से हुई। और अगर जो है केवल हिंदी में लिखी किताब को, संस्कृत में लिखी किताब को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप मॉडर्न सर्जरी का नाम दे दें, ये कहीं से भी सही नहीं है, ये चोरी है। आप ये बताइए कि क्या आईएमए को आज भारत को जो लोग इंडिया बोलते हैं तो ये उनका भी विरोध करते हैं क्या? अगर मैं आज आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं, मेरी किताब में हृदय लिखा गया है, और हृदय को अगर मैं आज के परिवेश में हार्ट बोलना शुरू कर दूं तो मैंने क्या एलोपैथिक में अतिक्रमण कर दिया? क्या मैं लिखने पढ़ने का वो अलग मसला है। मोंगा जी, अरोड़ा जी का ये कहना है कि आयुर्वेद में भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और उनके लिए भी सर्जरी कोई नई बात नहीं है, अभी भी सर्जरी हो रही है और वो भी प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं और तभी सर्जरी होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी सर्जरी कर दे आयुर्वेद में भी। तो अगर मान लीजिए पूरी ट्रेनिंग और प्रॉपर केयर के साथ अगर सर्जरी होती है आयुर्वेद में भी और आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी करते हैं, तो फिर आईएमए को क्या आपत्ति है? मतलब आईएमए को आयुर्वेद की सर्जरी पर आपत्ति है या उनके तरीके पर आपत्ति है? अगर जो तरीका आप भी सुझा रहे हैं ट्रेनिंग का, अगर उसको फॉलो कर लिया जाए तो फिर तो कोई आपत्ति नहीं ना आईएमए में। वैद्य परमेश्वर अरोड़ा जी बड़ा एग्रेसिवली बात कर रहे हैं। मैं उनको वैद्य कहूंगा क्योंकि वैद्य ही है अल्टीमेटली। और उस वैद्याचार्य जी को पता होना चाहिए कि सुश्रुता का नाम लेकर आप उस जमाने के डिग्री के आप वैद्य हैं, वैद्य रहेंगे भाई साहब, आप वैद्य हैं, वैद्य रहेंगे, आप वैद्य सरकार को आप वैद्य देखिए, सरकार की बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूँ। अरोड़ा जी प्लीज, सर हम कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं। अरोड़ा जी गुजारिश है आपसे, अरोड़ा जी गुजारिश है, प्लीज सर बोलने दें मोंगा जी को। हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि तस्वीर है क्या सर, प्लीज। उसमें वैद्य परमेश्वरा नहीं लिखा गया। मैं डॉक्टर हूं और डॉक्टर लगाऊंगा। मुझे सरकार ने डिग्री दिया है डॉक्टर परमेश्वरा, मुझे आईएमए ने डिग्री नहीं दी है। आप मुझे वैद्य नहीं आईएमए डिग्री नहीं देता किसी को, आईएमए डिग्री नहीं देता। और आप अपनी सरकार की डिग्री डॉक्टर वाली दिखा दीजिए। सर टाइम कम है, हमारा मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। हम कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं सर, हम तो ये अपने दर्शक को ये बताना चाहते हैं कि एक नई चीज आ रही है, वो फायदेमंद है या नुकसानदायक। जी मोंगा जी, आप इस पे फोकस करें सर कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अगर आयुर्वेद में सर्जरी होती है तो तब तो आपत्ति नहीं है ना? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप। इनके 2-3 इश्यूज हैं। एक तो ये आज भी they can go to high court, they can अरोड़ा जी शांति रखो, सुनना भी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आप जो बोलते रहोगे वो ठीक है। अरोड़ा जी गुजारिश है सर आपसे, सर पूरी बात नहीं हो पाएगी, 2 मिनट का वक्त है, बात इसी में खत्म हो जाएगी, कुछ निकल नहीं पाएगा सर। ये डिबेट नहीं कर रहे हैं सर, ये हमारा शो डिबेट वाला शो नहीं है। गुजारिश है आपसे, हम चर्चा कर रहे हैं सर, डिस्कशन कर रहे हैं। प्लीज यस मोंगा जी। मैं झा साहब, अभी भी देश के किसी भी एलोपैथिक हॉस्पिटल के अंदर BAMS डॉक्टर्स को रखना जुर्म है। अगर कोई पाए जाते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती है। ये नंबर 1। नंबर 2, हम सुश्रुता की बात करते हैं, बिल्कुल महान शल्य चिकित्सक थे और हो सकता है विश्व के सबसे पहले रहे हों, मैं इस बातों में कोई इंकार नहीं कर रहा। लेकिन उस समय के ज़माने और आज के ज़माने में उस वक्त मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कितनी भी होती थी, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होता था, लोग भगवान का नाम लेकर शांत हो जाते थे। लेकिन आज की तारीख में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा मॉर्बिडिटी ज़्यादा हो, कॉम्प्लिकेशंस हो या मोर्टेलिटी हो, लोगों की मृत्यु हो एक वैद्य के सर्जरी करने के ऊपर। इन सब चीजों को इसका कोई प्रमाण है क्या मोंगा जी? ये जो आप कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो, इसका कोई प्रमाण है क्या? मतलब आप ऐसा तो नहीं कि एक पूर्व अवधारणा आपने बना लिया है कि आयुर्वेद में ये हो ही नहीं सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही गलत बात है। एलोपैथिक डॉक्टर 10-10 साल के बाद भी प्लास्टिक सर्जरी कैसे कर सकते हैं? इम्पॉसिबल चीजों को भी हम पॉसिबल बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है देश का दुर्भाग्य है, ये सब कुछ। और हम सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट डॉक्टरों के नाम पे सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। वैद्य जी समझिए,
आप वैद्य हैं, वैद्य ही रहेंगे आप। आपका आप नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिबेट का इशू नहीं है, समझने का इशू है। आप ये बताइए, जब MCH है, MCH इज हायर डिग्री, इफ MCH इज आल्सो देयर, व्हाई MS डॉक्टर विल डू सर्जरी? MCH को करना चाहिए। सर हम डिग्री पे बात नहीं कर रहे हैं सर, अरोड़ा जी हम डिग्री के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, आपकी डिग्री पे कोई शक नहीं है, हम डिग्री के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। अरोड़ा जी मैं एक चीज आपसे, वक्त बहुत कम है, छोटा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका जो कोर है, जो आयुर्वेद का कोर है, ट्रीटमेंट का तरीका है, मतलब क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आयुर्वेद का फोकस उसके ऊपर ज्यादा हो, और ताकि वो थोड़ा सा और उसका रेंज बढ़े, और उसके जरिए लोगों को और फायदा हो, रादर देन कि एक नई चीज में आजमाया जाए सर्जरी में। नई चीज तो मैं मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत पहले से चला आ रहा है, ये ठीक बात है, लेकिन चूंकि एलोपैथी इसमें बहुत आगे बढ़ गया है, तो आपका क्या इस पर कहना होगा? मैं कह रहा हूं कि 8 धाराएं हैं, 8 डिवीजन हैं, उन 8 में हम अपने आयुर्वेद को, क्योंकि अब अतिक्रमण का दौर खत्म हो चुका है, अब हम गुलामी में नहीं हैं। 1947 तक हम गुलाम थे, और अभी तक हम मानसिक रूप से गुलाम थे, कागजी आजादी थी, लेकिन अब वो टाइम आ गया जब हम अपने विज्ञान को, जो बहुत डेप्थफुल है, जिसमें जान है, उसको हर शल्य की दृष्टि से, शलाक्य की दृष्टि से, मेडिसिन की दृष्टि से, इवन अब कोविड के टाइम पे हमने जो इम्यूनिटी, अपना जो रसायन, हमारा रसायन चिकित्सा एक तरह से डिवीजन है, उसका हमने भरपूर योग करके और पूरे विश्व को हमने एक मैसेज दिया कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो इसलिए जो हमारा आयुर्वेद है, सर आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत कम है, छोटा जवाब देते हैं अरोड़ा जी आप, कि जो आयुर्वेद में मतलब हमारे दर्शकों के लिए जो आयुर्वेद में सर्जरी होगी और जो एलोपैथ में सर्जरी होती है, सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या आयुर्वेद की सर्जरी की फीस कम होगी एलोपैथ के मुकाबले? अरोड़ा जी कितनी कम होगी? अगर मान लीजिए कोई एलोपैथ में नहीं करा के आयुर्वेद में सर्जरी कराएगा, कितना फर्क पड़ेगा, कितना सस्ता होगा? रिक्वायरमेंट ये है कि हम नर्स को ट्रेन करके घर घर जाके आयरन और कैल्शियम बंटवाएं, गर्भवती महिलाओं को कुछ गाइडलाइन दें, अगर हमारे देश की रिक्वायरमेंट है। तो अगर सरकार आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को वैसे देख रही है कि मैं कहता हूं वो 75% बहुत अच्छे हैं, 25% थोड़ी सी और ट्रेनिंग देने से हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स और अवेलेबल हो जाएंगे, हमारे देश में चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, गांव तक, गरीब तक सर्जरी पहुंच जाएगी, तो बुराई क्या है? और डेफिनेटली मैं काय चिकित्सक हूं, मैं तो सर्जरी करूंगा नहीं, आयुर्वेद में जो शल्य चिकित्सक हैं वो सर्जरी करेंगे। ओके, तो IMA को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर हम गलत करेंगे तो हम KL में करेंगे, हम अगर गलत करेंगे कंज्यूमर कम है, लोग शिकायत करेंगे, ऐसा। चलिए सर, वक्त बहुत कम है, ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी है, देखते हैं इस पर आगे क्या होता है, लेकिन एक नई चीज आई है उसके ऊपर बहस हो रही है। बहुत शुक्रिया अरोड़ा जी आपका, और डॉक्टर VK मोंगा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।